हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। वन शॉट वीडियो होगा, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा। कहने को वन शॉट है भाई, लेकिन आपको पूरा समझ आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। और इसमें इंक्लूडेड होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं कि भाई मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा है 2021 का और मैं उस क्वेश्चन पेपर में से देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से मेरा मतलब है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, जो अलग अलग पिछले समझ रहे हो, हाँ, जो बोर्ड के पिछले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो वाले क्वेश्चंस मैंने कुछ छांटे हैं और लिखे हैं। जिन क्वेश्चंस के आप आंसर खुद लिख सकते हो उनके लिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, और जिन क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से फ्रेम करने पड़ेंगे वो मैंने खुद मतलब टाइप करके लिख दिए उनके आंसर्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। पहली स्लाइड में क्या आपको भाई दिख रहा है? डेवलपमेंट। अब जब भाई आप डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में क्या आता है? पहले आप खुद बताओ, डेवलपमेंट के बारे में जब भी आप सोचते हो, आप डेवलपमेंट के बारे में क्या आता है भाई दिमाग में आपके? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ की अगर कोई कंट्री डेवलप है वहाँ की रोड्स वगैरह अच्छी होंगी, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी वहाँ की। बिल्कुल सही, डेवलपमेंट यही चीज़ है। और बस डेवलपमेंट की डेफिनेशन में एक वर्ड है जो इंक्लूडेड होता है, डेफिनेशन में कह रहा हूँ। जो आप सोच रहे हो डेवलपमेंट, अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी, वहाँ की बाकी हेल्थ एंड सैनिटरी फैसिलिटीज सब कुछ अच्छा है वहाँ का, देन यू आर राइट, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी डेवलपमेंट में, और वो क्या है? पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब जो नेशन की इनकम है। इन दोनों टर्म्स को हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पहले हम ये जो चीज़ है ना भाई, इसको पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ो भाई। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो डेवलपमेंट का आइडिया है हमारे दिमाग में कई सालों से चलता आ रहा है। कैसे भाई? खुद सोचो, 2000, गिविंग यू एन एग्जांपल, 2015 में मोबाइल के कोई प्रोसेसर्स आते थे, ठीक है। अब कितना है? 2021। क्या 2015 में जो मोबाइल के प्रोसेसर्स आते थे या 2021 के जो प्रोसेसर आ रहे हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस है? 2021 के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं कि नहीं है? समझ आई बात? हम डेवलप हो रहे हैं, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट आती है। और हम किसके पीछे भागते हैं भाई? हर एक कंट्री किसके पीछे भागती है? डेवलपमेंट के पीछे, कि हमारी कंट्री और डेवलप हो और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हम अपनी सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सकें और हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिनी जाए। हर एक कंट्री यही चाहती है, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ आ गया? द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। डेवलपमेंट का आइडिया हमारे साथ कई सालों से चलता आ रहा है। जब हम आदिवासी थे उस वक्त भी हम थोड़े थोड़े मतलब पॉइंट्स पे डेवलप हो रहे थे। मतलब डेवलपमेंट, देखो भाई, सीधी सी बात है, आप 1, 2 या 3 साल बाद अपने आप को देखो कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी या कम होगी। कम तो नहीं हो सकती, सेम भी नहीं रह सकती भाई, इंक्रीज ही होगी। दैट मीन्स आपकी नॉलेज डेवलप हुई है। समझ आई बात? अब आगे, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब भाई अगर डेवलपमेंट जो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डेवलपमेंट के बारे में हर बंदा अपनी अलग राय रखता है। एक जो फार्मर होगा वो कहेगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी हो, मशीनरी अच्छी हो, और जो एक टीचर कहेगा यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वगैरह वगैरह। हर एक बंदे की डेवलपमेंटल गोल्स अलग होती हैं। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ है और किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ है। अब इसका सिंपली मीन्स क्या है? इट सिंपली मीन्स दैट डिफरेंट पीपल हैव देयर ओन व्यूज अबाउट डेवलपमेंट। जो अलग अलग बंदे हैं उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं डेवलपमेंट के बारे में। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 बंदे हैं, कौन कौन है ज़रा पढ़ो। लैंडलेस रूरल लेबरर, रिच फार्मर और ट्रेडर। तीनों ही अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब कुछ सिमिलैरिटी तो नहीं है,
लैंडलेस रूरल लेबर, उसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट किसी के पास काम कर रहा है, दिहाड़ीदार है। रिच फार्मर, जिसके पास अपनी ज़मीन है लेकिन वो लेबर मतलब दूसरे बंदे उसके खेत पे आके काम कर रहे हैं। ट्रेडर, जो ट्रेड कर रहा है। अब भाई इन तीनों के डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हैं, और ये डेवलपमेंटल गोल्स कभी कभार कन्फ्लिक्ट का कारण भी बन सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा भाई। अब जो लैंडलेस रूरल लेबरर है भाई, उसके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, वो कह रहा है कि मुझे ज़्यादा दिन काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क। दिहाड़ीदार का कोई ये थोड़ा है कि भाई मिलेगा ही उसको काम, वो तो भाई उसको कोई जज नहीं कर, मतलब कह सकते हो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता उसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है, उसके डेवलपमेंटल गोल यही होता है कि उसको ज़्यादा दिन काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस हो उसकी। जो उसको दिहाड़ी सपोज 300 रुपये मिल रही है, वो चाहता है कि भाई ये दिहाड़ी बढ़ के 400 रुपये हो जाए, बेटर वेजेस हो, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले उसे सोसाइटी में। और भाई जो ये चीज़ है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये हर एक बंदे का डेवलपमेंटल गोल होता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, उसे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी मांगता है बेडू वो, ठीक है। अब रिच फार्मर, इसको लो प्राइस फूड ग्रेन्स चाहिए, कि जो खेत बीज वो बोएगा उसके लिए उसे मतलब वो बीज सस्ते चाहिए, चीप लेबर चाहिए। अब यहाँ पे आ गया ना कन्फ्लिक्ट का कारण। भाई देखो, ये लेबर है, लैंडलेस रूरल लेबरर है, इसको भाई बेटर वेजेस चाहिए, लेकिन रिच फार्मर को चीप लेबर चाहिए। अगर ये कहता है कि मेरी 300 से 400 दिहाड़ी हो जाए, ये कहेगा कि 300 से भाई 200 रुपये दिहाड़ी हो जाए, चीप लेबर हो जाए। वाई भाई, दिस इज, अब समझ में आया। हर एक बंदे के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स हैं, हर एक कोई अपना प्रॉफिट चाहता है भाई, और यही जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं कभी कभार कन्फ्लिक्ट का कारण भी बनते हैं, ठीक है। बहस भी हो जाती है कभी कभार। हायर प्राइस फॉर द प्रोड्यूस, कहने का मतलब कि जो खेत में वो बीज बो रहे हैं, जब उसकी मतलब वो निकलेगा उसका आउटपुट, उसका हायर प्राइस उसे मिले। चीप इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी वगैरह उसे चीप हो, ठीक है। अब ट्रेडर क्या कहता है, भाई लेस टैक्सेस हो, चीप लेबर हो। इन दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स जो मिलता जुलता है वो है चीप लेबर, ठीक है ना। हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स, ये भी मिलता जुलता है। दो डेवलपमेंटल गोल्स रिच फार्मर और ट्रेडर के मिलते हैं, एक चीप लेबर और जो वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनके हायर प्राइस। समझ आया भाई। देखो यहाँ पे क्या मैंने बात वही कही कि जो लैंडलेस रूरल लेबर है वो कहता है मुझे यार कुछ अच्छी दिहाड़ी मिल जाए, लेकिन उसके विपरीत रिच फार्मर और ट्रेडर क्या कहते हैं, भाई उन्हें चीप लेबर मिल जाए। अब हर एक बंदे के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और ब्रीफली समझते हैं। इसको ये देखो, हमारा सस्ता ट्राइपॉड नहीं है ये भाई, ये हमारा जुगाड़ू ट्राइपॉड है। अब देखो, सो वी कैन कंक्लूड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सो वी कैन कंक्लूड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, what may be development for one may not be development for another। क्या हो भाई इसका मतलब कि अगर किसी बंदे के लिए डेवलपमेंट कुछ चीज़ है तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे बंदे के लिए भी डेवलपमेंट वही चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा समझे, समझ आ ही गया होगा भाई। देखो, अब डैम कंस्ट्रक्ट हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि उसे बिजली सस्ती हो जाएगी। चलो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब वही थोड़ा बहुत फ़र्क मास क्वांटिटी पे जाता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अब भाई देखो यहाँ पे, अब जो दोबारा से समझते हैं, देखो अगर डैम बना तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हुआ, लेकिन भाई डैम किसी ना किसी जगह पे तो बनेगा ना, और वहाँ पर जो बंदे रह रहे होंगे उनको तो डिस्प्लेस होना पड़ा, उनको तो अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट उनको पैसे देती है क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपना लाइवलीहुड छोड़ रहे हैं। लेकिन भाई आप खुद सोचो, आप जहाँ पर रह रहे हो आपको एकदम ऑर्डर आ जाए और आपको कहा जाए कि भाई आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये जगह खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डैम बनने वाला है। ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप हो रही है, ठीक है। ये जो दोनों भाई लाइंस है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोटेशंस में क्वेश्चन आते हैं दोनों। ऐसे भी आ सकता है कोटेशंस में, ये देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन हाउ। या ऐसे भी आ सकता है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर।
हाउ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो आप दे सकते हो एग्जाम्पल के, नहीं दे सकते। डैम और वहां के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका, कि डैम कंस्ट्रक्ट हुआ तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ, लेकिन जो वहां पर लोग रह रहे थे उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुआ, उनको वहां से जाना पड़ा छोड़कर। सपोज भाई आप 20-30 सालों से एक जगह पर रह रहे हो, चलो आपकी उम्र तो अभी 15 होगी या 14 होगी। अब भाई आपके माता पिता की एग्जांपल ले लो भाई, अपने मम्मी पापा की। सपोज भाई वो अपने बचपन से उसी जगह पर रह रहे हैं, एक कनेक्शन होता है उस जगह से, है ना। और वहाँ का जो लाइवलीहुड, वो मतलब सब कुछ भाई एक अडेप्ट किया होता है उन्होंने। लेकिन एकदम से आपको भाई संदेश आ जाए भाई आपको जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, हाउ इज़ दिस भाई, कैसा लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, कर लोगे फ्रेम, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम और अदर गोल्स, इनकम क्या है? मनी बॉस, मनी। जो कोई बंदा कोई चीज़ काम करके पैसा कमा रहा है, दैट इज़ इनकम। और अब भाई अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो क्या लिखोगे? इनकम। इनकम से ही माना जाता है कि बंदा डेवलप है कि नहीं। हम कहते हैं ना भाई वो बंदा बड़ा अमीर है, भाई उसके पास तो सब कुछ है। भाई देखो, अमीरी दो तरह की होती है, एक होती है मेहनत की और एक होती है 2 नंबर की। ठीक है, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई बंदा अमीर है तो भाई उसका 2 नंबर का ही काम होगा। ठीक है, वैसे मैं पता नहीं कौन से टॉपिक में घुस गया। पढ़ते हैं हम। इनकम। इनकम क्या है पता चल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का। ठीक है, लेकिन भाई अगर सपोज़ किसी बंदे के पास इतना पैसा है, ज़रा सुनो भाई ध्यान से, उसके पास इतना पैसा है लेकिन भाई उसको सोसाइटी में कोई मुंह लगा के ही, मतलब मुंह ही नहीं लगाना चाहता, आकड़ ही बड़ी है बंदे में। मैं ओ नो, आकड़ ही बड़ी है बंदे में। ठीक है, अब भाई उसको पैसे से कुछ नहीं होगा अकेला। मनी जो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स पर, मतलब हम खरीद सकते हैं उससे, लेकिन भाई एक इज्जत हम पैसे से नहीं खरीद सकते। वो सिर्फ नाम की इज्जत हुई भाई, नमस्ते जी ऐसे, ये कुछ नहीं भाई। अंदर से इज्जत जो आनी चाहिए। वैसे ये दुनिया किसी को इज्जत देती नहीं भाई, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो दे देते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पीस एक्सेट्रा। इनकम के अलावा भी लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, उसे सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले। भाई सपोज किसी के बाद जो कोई 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, उसको फ्रीडम नहीं है भाई, लेकिन उस पैसे को खर्चने की। क्यों? दबाव है, नहीं खर्चना तूने। फिर क्या फ़ायदा उस पैसे कमाने का? या कोई 3.5-4 लाख रुपए कमा रहा है और उसको भाई ये है कि भाई तू घर से बाहर नहीं जाएगा लेकिन तुझे पैसे मिल जाएंगे फ्री के, लेकिन तुझे 4 लाख रुपया महीने का मिल जाएगा, जो तू मंगाना चाहता है कुछ भी मंगवा, लेकिन तू घर के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा वैसे कभी हो नहीं सकता कि भाई कोई ऐसा 4-5 लाख रुपए ऑफ़र करे और उसको सिर्फ इतना काम करे कि घर के बाहर नहीं जाना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन भाई उसे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, फ्रीडम नहीं मिल रही। एजुकेशन तो चलो ये लिखा हुआ था पॉइंट, लेकिन मिल जाएगी भाई, पैसे से तो एजुकेशन मिलेगी। सिक्योरिटी नहीं मिल रही भाई, सबसे बड़ी बात। कोई भी उसके ऊपर भाई कोई भी उसको बंदूक मार के गोली मार कर जा सकता है। सिक्योरिटी नहीं है, शांति नहीं है। इतना पैसा कमा रहा है लेकिन घर में शांति नहीं है, कलेश हो रहा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा? ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द अदर गोल्स बिसाइड्स इनकम, कि डेवलपमेंट के और कौन से गोल्स होते हैं इनकम के अलावा, तो आप लिख सकते हो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, पीस एक्सेट्रा। और ये जो 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों गोल्स ये कॉमन है हर एक बंदे के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है। ठीक है, अब एक और लाइन नीचे वाली पढ़ लेते हैं। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। अब ऐसा तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई पैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं,
पैसा बहुत कुछ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, लेकिन जो आगे लाइन पढ़ो, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉन मटीरियल थिंग्स। नॉन मटीरियल थिंग्स में क्या आ गया? वही रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन। मैंने बस आपको समझाया, इन्होंने अंग्रेजी में छाप दिया। एक बार फिर से पढ़ें। मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉन मटीरियल थिंग्स। समझ आई बात? अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेशनल डेवलपमेंट। अब हमने डेवलपमेंट के बारे में तो सुन लिया, देख भी लिया, समझ भी आ गया, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? नेशनल डेवलपमेंट भाई हमें पता तो है, नेशन की डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट, बिल्कुल सही हो, लेकिन इसको थोड़ी सी कह सकते हो सोशल साइंस की टर्म्स में पढ़ते हैं। अभी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं भाई। इस स्लाइड को पहले नहीं पढ़ना, पहले मैं आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ। ये देखो भाई ध्यान से, ये चीज़ें नहीं अभी पढ़नी, ये नहीं पढ़नी अभी, ये नहीं पढ़ना अभी, पहले ये डेवलपमेंट के बारे में ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट भी कट गया, रुको। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। रियल पर कैपिटा इनकम को भी, इस शब्द को काट दो, ठीक है, इस शब्द को भी हमने काट देना है। अब भाई डेवलपमेंट के बारे में पहले हमने ये तो पता लगा लिया कि हेल्थ एंड सैनिटरी फैसिलिटीज़ वहाँ की अच्छी होंगी या कुछ भी, ऑल दैट टर्म, लेकिन भाई अगर एग्ज़ाम में आएगा ऐसे थोड़ा ना लिखें कि वहाँ की हेल्थ और वहाँ के हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, वहाँ के ये अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और वो ही डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स, इंक्रीज भी काट दो, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। अब भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? सिंपल, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा लोगों का, पॉवर्टी नहीं होगी। अब डेवलपमेंट के आगे मैंने नेशनल लगा दिया, आप कर सकते हो कि नहीं लिख सकते हो डेवलपमेंट? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर अ नेशन, या भाई फ्रेम कर लोगे खुद कि नहीं करोगे? नेशनल डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर अ नेशन, मतलब सीधी सी बात, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ उस देश की डेवलपमेंट भाई। वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वहाँ की पॉवर्टी में जो रिडक्शन है, वहाँ की पॉवर्टी कम होगी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी। पर कैपिटा इनकम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम भाई पीछे जाते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, हम ऐसे ही घुस के अंदर हम नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पहले पढ़ते हैं। As studied in the previous slides, different individuals have different developmental goals. Then their notion of national development is also likely to be different. सिंपल सी बात कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होंगे। कैसे? अ फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन अ डिफरेंट वे, वेयर एज अ ट्रेडर इन हिज ओन वे एंड अ टीचर विद येट अनदर वे। अब जो फार्मर है, किसान है, वो चाहेगा कि यहाँ की एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हो, मशीनरी अच्छी हो, इनपुट्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ अच्छा क्वालिटी का हो, लेकिन एक ट्रेडर चाहेगा कि लेस टैक्सेस हों, ठीक है। और समझ रहे हो, हर एक बंदे का अपने लिए तो डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ही, लेकिन नेशन के लिए भी अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक बंदे के लिए। और टीचर क्या चाहेगी कि यहाँ के अच्छे स्कूल्स ज़्यादा हों, एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, ठीक है। अब नीचे पढ़ लेते हैं ज़रा। नेशनल डेवलपमेंट तो हमने अभी समझा दिया मैंने, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट, किसी नेशन की डेवलपमेंट को मैयर कैसे किया जाता है, कैसे किसी कंट्री को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा डेवलप है। ज़रा पढ़ो, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन आते हैं? यूएसए, जापान, यूके। और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में कौन आते हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एक्सेट्रा। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो डेवलप हो चुकी हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान एक्सेट्रा। और होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन कौन इंक्लूड होता है ज़रा खुद गैस लगाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडिया हमारा इंक्लूड होता है, लेकिन और भी कुछ देश लिखो उसमें।
इंडिया भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। और ये भी गलती से मत लिख देना कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आता है, भाई अभी इतना भी मत जाओ नीचे, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे जो ये पॉइंट ना भाई जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है बताओ? इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है मतलब पैसे, एक भाई फाइनेंशियली कितनी कंट्री को स्टेबल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहने का मतलब वो है, ठीक है। वो किसके बेसिस पे मेजर की जाती है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप्ड है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये जो दो टर्म्स हैं ये 1 मार्क्स में आएगी, दिस आई एम गारंटी। ये इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन आएगी या उसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है, या नेशनल इनकम की डेफिनेशन आएगी। अब इन दोनों टर्म्स को भाई ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों को पसंद ही बड़ी है भाई। नेशनल इनकम, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे पहले तो हम ना कुछ तो आपको भयंकर समझाता हूँ। देखो, एक कंट्री में कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहाँ की जो सर्विसेज, कोई बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी चीज़ सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कोई हर एक बंदा अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सेक्टर में, उसको भी एक इनकम मिलती है। वो जो इनकम है नेशनल इनकम में ऐड होती है, और जो गुड्स एक देश में बनते हैं या उन जो बनते हैं उनकी जो वैल्यू है, और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो लोग भाई हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं ना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है भाई, क्या बोल दिया तूने माधव? थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है वो इंडिया की करेंसी के कंपेयर में ज़्यादा है, और जो वहाँ से लोग यहाँ पे भेजते हैं अपने परिवार के लिए या कुछ भी, वो भी नेशनल इनकम में ऐड होता है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गया नेशनल इनकम क्या होता है? अब भाई पर कैपिटा इनकम, जब टोटल नेशनल इनकम पॉपुलेशन से डिवाइड हो जाए, इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। कैसे? सपोज नेशनल इनकम तो हमें निकालनी आती है, निकाल लेगी कैसे भाई? दी होगी। अगर सपोज आपको पर कैपिटा इनकम निकालनी आ भी जाए तो वहाँ पे क्या क्या दिया होगा? नेशनल इनकम दी होगी और एक कंट्री की पॉपुलेशन दी होगी, बस दोनों को डिवाइड कर देना है। लेकिन भाई ऐसे बेहुदा क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज किसी कंट्री की नेशनल इनकम है 50,000, ठीक है, ये 5 आ गया भाई, 50,000, और जो वहाँ के बंदे हैं वो रहने वाले हैं 50। ऐसी भी कोई कंट्री हो सकती है? बताओ ज़रा, वैसे मुझे पता नहीं, ऐसी कोई कंट्री मेरी ही कंट्री होगी शायद। ये देखो 50,000 लिख दिया, माउस से लिख रहा हूँ भाई, हैंड राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो ब्रो। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी काट गया। 50 बंदे हैं, हर एक बंदे की 1000 इनकम है, लेकिन ये भाई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा 1000 ही कमा रहा है। वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी, कोई रिच होगा कोई पुअर होगा, इसको हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन आपको पर कैपिटा इनकम पता चल गया कि जब टोटल नेशनल इनकम को किसी कंट्री की उसी कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, उससे कह दिया जाता है पर कैपिटा इनकम। डेवलपमेंट की डेफिनेशन में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने समझा दी है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड रिडक्शन इन पावर्टी, दैट्स पावर्टी। अब कंट्रीज को मैयर करने का कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज या कुछ भी, मतलब कंट्री की डेवलपमेंट को मैयर करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके नहीं, इनको 2 मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कंपेयर करती हैं। 2 मिनट ट्राइपॉड सीधा कर ले। अब वो 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन ही है? एक वर्ल्ड बैंक है, एक यूएनडीपी है। यूएनडीपी,
GP28 नहीं, कौन सी थी पता नहीं। वर्ल्ड बैंक किस बेसिस के ऊपर कंट्रीज को कंपेयर करता है? पर कैपिटा इनकम पे। और कैसे कैटेगराइज करता है इसको मैंने यार भाई पूरा नहीं इसको एक्सप्लेन किया, आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे पॉइंट बना दिया मैंने, पहला क्या लिखा है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऐसे पॉइंट बना सकते हो। मैंने सिर्फ एक उनकी छोटी सी हेडिंग लिखी है कि इस बेसिस पे। सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक किस चीज़ क्या बोल रहा है किस चीज़ के ऊपर कंपेयर करता है? पर कैपिटा इनकम पे, कि किस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है या कम है। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो कौन सी कंट्रीज़ में कैटेगराइज किया जाएगा? रिच कंट्रीज़ में। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक होगी वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कैलकुलेट किया जाएगा। और जिस कंट्री की डेवलपमेंट कह दिया, पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही कम होगी वो पुअर कंट्रीज़ में गिना जाएगा। जैसे देखो भाई, वर्ल्ड बैंक ये पता चल गया पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे मतलब कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है। कैसे कैटेगराइज करता है? रिच और डेवलप और हाई इनकम कंट्रीज़, तीनों का एक ही मतलब तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। या मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज़, या पुअर और अंडर डेवलप कंट्रीज़, और लो इनकम कंट्रीज़। इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे क्लास में कुछ बहुत ही होशियार होते हैं बच्चे, और कुछ मिडल से होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं। गए गुजरे तो नहीं, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, व्हाट अ लाइन ब्रो, ठीक है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज करता है। और ये भाई एक नैरो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से, कंसेप्ट है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। भाई मैंने जो ये पीछे बोला ना, मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई कोई, इसलिए मैंने खुद ही कुछ नेचुरल सी आवाज़ डालने की कोशिश की। नैरो कॉन्सेप्ट है। और भाई जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके बेसिस के ऊपर कंट्री को मेजर करता है? भाई एक बात बताऊँ, सही तरीका ना मेरे ख्याल से यही है। क्योंकि भाई देखो पहले देख लेते हैं कौन से तरीक़ों से ये मेजर करता है। एक लिटरेसी रेट, लिटरेसी शब्द तो पता होगा कि कितने बंदे पढ़े लिखे हैं। हेल्थ स्टेटस, और ये दो चीज़ों पे मतलब और भी चीज़ें होंगी शायद, पता नहीं मुझे पता है। देखो यूएनडीपी किसके ऊपर कंपेयर करता है? लिटरेसी रेट और हेल्थ स्टेटस के ऊपर किसी कंट्री की। वर्ल्ड बैंक किसके ऊपर कंपेयर करता है? पर कैपिटा इनकम पे। यूएनडीपी कंट्रीज़ को कैसे रैंक करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो वन। जैसे सपोज यूएसए इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक, आई डोंट नो हु इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक, ठीक है। और इंडिया इज़ ऑन द 50th रैंक, इंडिया इज़ ऑन द 50th रैंक। और ये रैंक्स चलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लास में तो थर्ड तक ही जाता है वैसे, ये और सो ऑन आगे तक जाता रहता है। ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई पर कैपिटा इनकम के बेसिस के ऊपर किसी कंट्री को मतलब कंपेयर करना कि वो डेवलप है कि नहीं है, दैट इज़ आई थिंक सो नॉट राइट थिंग। भाई सपोज किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी है लेकिन वहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, वहाँ का हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, फिर भाई बताओ क्या उस कंट्री को पूरी तरह से डेवलप कंट्री कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अब पर कैपिटा इनकम की ही हम लिमिटेशंस पढ़ने वाले हैं। देखो पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक मेन कंपोनेंट है जो पर कैपिटा इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम को यूज़ करता है, लेकिन भाई इसके लिमिटेशंस बहुत हैं। वो लिमिटेशंस क्या है वो हम पढ़ते हैं अब। लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम। ये क्या भाई मोबाइल तो सीधा हो जा ना ब्रो, सस्ता ट्राइपॉड। ओए ओए नहीं, बस कोई बात नहीं, तू ऐसे ही रह ब्रो, ऐसे ही रह तू। अब पहला पॉइंट, per capita income is affected by the size of a population of a country. If a country has large population, its per capita income will be low despite having large national income. कैसे? पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम का पता है भाई? अगर पहली बार में ये पॉइंट ध्यान से पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा, बहुत इजी पॉइंट है। सपोज किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। देखो पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। अब वहाँ की जो भाई नेशनल इनकम है वो ज़्यादा है, ठीक है, नेशनल इनकम अच्छी है, मतलब अच्छी खासी नेशनल इनकम है किसी कंट्री की, लेकिन भाई वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है।
है ना। तो क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अगर कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन है, उसकी पर कैपिटा इनकम तो भाई बहुत लो होगी, लेकिन भाई नेशनल इनकम उसकी ज़्यादा है। कैसे पता लगेगा कि कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है ना। पर कैपिटा इनकम कंट्री की पॉपुलेशन के साइज से भी इफेक्ट होता है। जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री। वन कंट्री माइट हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम while other might have greater disparities in the distribution of income within the lower strata of the society and the higher strata of the society। ज़रा इस इंग्लिश को ध्यान से पढ़ते हैं। अब भाई सपोज मैं इसको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं चला ना 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 ना। पर कैपिटा इनकम हमें ये नहीं बताती कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है इनकम की। सपोज मैंने वैसे इतने रोज बना लिए, इतने बंदे मैं लिखने नहीं वाला। ABCR लग रहा है भाई माउस से, DEF, ये 5 बंदे हैं। जो A है वो भाई 100 रुपये कमा रहा है, मजाक कर, मतलब 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। और जो B है वो भी 100 रुपये कमा रहा है। जो C है वो 10 रुपये कमा रहा है। जो D है वो 20 रुपये कमा रहा है। जो E है वो कितने कमा रहा है बताओ 50 रुपये कमा रहा है। और जो F है भाई वो 5 रुपये कमा रहा है। अब जो भाई इसकी पर कैपिटा इनकम होगी एक एवरेज से ही आएगी, मतलब एवरेज ठीक ठाक आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। लेकिन भाई पर कैपिटा इनकम अगर ठीक ठाक होगी तो हम कहेंगे भाई वो कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। लेकिन भाई दैट डज नॉट टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री ब्रो। देखो यहाँ पे कितनी डिस्पैरिटीज हैं हायर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी और लोअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी में। ये मिडिल क्लास बंदा आ गया सपोज ई, ये रिच बंदे आ गए, ये बिल्कुल ही पुअर बंदे आ गए। पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है, लेकिन दैट डज नॉट टेल अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो ये बंदे 100 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन भाई ये तो सीधे 5 पे आ गया। इतना डिफरेंस, इतनी रेंज, जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, अगर मैथ्स में रेंज पढ़ा है तो जितनी ज़्यादा रेंज उतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज। समझ आई बात। अब तीसरा पॉइंट, पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज़ को हाइड करता है, वही पॉइंट आ गया। या इसको आप थोड़ा सा और एक पॉइंट और ऐड करने के लिए, पर कैपिटा इनकम हाइड डिस्पैरिटीज मतलब डिफरेंसेस। अब आगे ज़रा इसको पहले इरेज करो। National income is estimated in the domestic currency of each country. This estimate is converted into dollar at the current rate of exchange. Such a conversion does not tell us anything about the purchasing power of each country. अब भाई नेशनल इनकम, भाई देखो जो नेशनल इनकम है वो तो जो कंट्री की करेंसी है उसी में कैलकुलेट की जाएगी ना, है ना। जैसे इंडिया की नेशनल इनकम इंडिया की ही मतलब करेंसी में कैलकुलेट की जाएगी, रुपीज़ में कैलकुलेट की जाएगी। अगर यूएसए की नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो उसकी डॉलर में मतलब कैलकुलेट की जाएगी। ओ व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, आ गया, पता नहीं क्या हो गया था। कहने का मतलब देखो यूएस डॉलर की, $1 की वैल्यू कितनी है, मेरे ख्याल से 70 रुपये। मतलब इंडिया की करंट अगर वहाँ का $1 हम यहाँ पर लाते तो वो 70 रुपये बनता है। और पर कैपिटा इनकम भाई फिर ऐसे तो बहुत झोलमाल होगा। समझ आ गई बात। नेशनल इनकम भाई उसमें कैलकुलेट की जाती है, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक करेंसी में। लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ज़रा बताओ। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम जो कैलकुलेट की जाती है डोमेस्टिक करेंसी में, लेकिन भाई जो ये फिर जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डॉलर में कन्वर्ट कर दी जाती है। और मतलब वहाँ पे करंट रेट ऑफ जो एक्सचेंज है, जैसे $1 कभी कभार 70 आ जाए या कभी कभार 72 हो जाता है ऐसे वगैरह। और जो ऐसा कन्वर्जन है डज नॉट टेल अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ ईच कंट्री। किसी कंट्री की कितनी परचेजिंग पावर है वो उसको नहीं बताता, बिकॉज हर एक करेंसी आखिरकार डॉलर में ही एक्सचेंज होनी है ब्रो। चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है बताओ कमेंट बॉक्स में, चाहे वो बांग्लादेश की है या कहीं पे भी जो भी करेंसी है वो डॉलर में ही आखिरकार एक्सचेंज होनी है, जो करंट रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है उस हिसाब से।
और ऐसा कन्वर्जन हमें भाई परचेजिंग पावर के बारे में नहीं बताता। अब आखिरी पॉइंट, पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैसिलिटीज दैट इन्फ्लुएंस। यार क्या हो रहा है ये? पर कैपिटा इनकम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैसिलिटीज। Even countries with high per capita income are not able to provide its people with the quality of life they deserve. They lack good health facilities, education and sanitation. अब भाई किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं अच्छी है, वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी, सैनिटेशन नहीं अच्छी, तो पर कैपिटा इनकम भाई समझ आया? डेवलप्ड कंट्री तो वो मानी जाएगी ना जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हों, वहाँ की नेशनल इनकम भी अच्छी हो, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। डेवलप्ड कंट्री तो वही मानी जाएगी। लेकिन भाई अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक किसके ऊपर कंपेयर करता है? पर कैपिटा इनकम के ऊपर। वर्ल्ड बैंक तो उससे भाई डेवलप कंट्री कह देगा, लेकिन जो यूएनडीपी है वो उसे डेवलप कंट्री नहीं कहेगा, मतलब वो उसको पहला रैंक ही नहीं दे देगा, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम बेशक अच्छी है लेकिन वहाँ पर बाकी फैसिलिटीज़ नहीं अच्छी। समझ आई बात? कि पर कैपिटा इनकम हमें ये नहीं बताती कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। ठीक है, ये जो पांचों पॉइंट है भाई, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आप काम रोज़ करते हो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ज़रूर इस पर नज़र दिव्य दृष्टि अपनी रखें इस क्वेश्चन पर। अगला पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। It is the process of enlarging people choices as well as raising the level of well-being so that they can lead a purposeful and creative life. क्या बोल रहा तू? दो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम are the indicators of human development, yet includes many other elements like consumption, health, environment, education, freedom. देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि जो वहाँ के ह्यूमन हैं, मतलब लोग हैं, उनका जो वेलबींग है, रहने का जो तरीका है वो अच्छा हो और एक पर्पोसफुल और क्रिएटिव लाइफ, एक अच्छी सी लाइफ, सुंदर सी लाइफ जी सकें। बेशक नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कंजप्शन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फ्रीडम। कैसे? सपोज़ किसी बंदे की, देखो कहने का मतलब किसी बंदे की इनकम बहुत अच्छी है लेकिन भाई वो कंजूसी बहुत है, कुछ कंज्यूम ही नहीं करता, कुछ अच्छी चीज़ें खाता ही नहीं, फिर कंजूसी में जी जा रहा है, फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट किस बात की भाई? सिर्फ पैसा कमा रहे हो, तुम जी नहीं रहे अपनी लाइफ को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन ब्रो आ सकती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेलबींग सो दैट दे कैन लीड अ पर्पसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, जो ये डेफिनेशन है या ये जो शब्द है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ये क्वेश्चन वैसे मेरे ख्याल से तो मैंने जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें मैंने देखा नहीं, लेकिन भाई याद रखना कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं। पहली टर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन मोर्टेलिटी का मतलब कुछ समझ गए ना, कुछ डेथ से मिलता जुलता है। ये क्या है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children that are born in that particular year. ये इंडिकेट करता है कि चिल्ड्रन जो 1 साल से, मतलब 1 साल की उम्र से पहले मर गए हैं, किसके प्रपोर्शन में? जो 1000 चिल्ड्रन हैं जो पर्टिकुलर उसी ईयर में बॉर्न हुए। कहने का मतलब सपोज 2005 में कुछ बच्चे, मतलब जिनका बर्थ हुआ, कुछ बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर गए। 1 साल, ठीक है, 1 साल की उम्र से पहले ही मर गए और उनका जो प्रपोर्शन है वो 1000 जो चिल्ड्रन उसी 2005 जो मतलब जो जी रहे हैं अभी। कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे 1000 लाइव चिल्ड्रन जो बच्चे मर गए
उनका प्रपोर्शन 1000 पर 1000, हर एक 1000 बच्चे के प्रपोर्शन से किया जाएगा कि जो बच्चे मर गए थे 1 साल की उम्र से पहले, जो उसी सेम ईयर में पैदा हुए थे। ठीक है, आगे लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट कहने का मतलब शिक्षा, जो मतलब समझ आ गया, पढ़ाई से रिलेटेड है। लिटरेसी रेट इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। कि लिटरेट पॉपुलेशन मतलब पढ़ी लिखी पॉपुलेशन 7 या अबव एज ग्रुप, 7 साल से या 7 से ऊपर साल, लिटरेसी रेट वो मेजर करता है। अब आगे नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे स्कूल मतलब अटेंड कर रहे हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रुप 6 to 10 ईयर्स, मतलब अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। तो सपोज 6 से 2 मिनट, इसको भी एग्जांपल के साथ समझाना पड़ेगा। 6 साल की उम्र में इंडिया में नहीं यार, सब इतना बड़ा मैं लेना नहीं चाहता, मतलब नंबर सिंपल सा हम नंबर लेते हैं कि सपोज 50 बच्चे हैं 6 साल की उम्र में, उसमें से कौन से बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। सपोज उसमें से 40 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, इसका प्रपोर्शन, इन दोनों का प्रपोर्शन नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 6 से 10 साल के बीच में सपोज 500 बच्चे हैं, उसमें से 400 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और उनका जो प्रोपोर्शन होगा दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशियो, या उनका जो रेशियो होगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने जो चीज़ है भाई, ये मैंने अपनी बुक से निकाली है, एनसीईआरटी नहीं है वैसे, किसी और बुक से निकाले। बुक बहुत अच्छी है भाई, लेकिन स्टेट जैसे भाई यहाँ पे देखो, पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 2003 के हिसाब से, पुरानी बुक है ये, जैसे 49 है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है 70। नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है फॉर क्लास पहली से लेके 5वीं तक, क्योंकि 10 साल का बच्चा 5वीं तक ही जाता है मेरे ख्याल, 5वीं मतलब सेम एज ग्रुप में 81 है। और पर कैपिटा इनकम कितनी है 26,000। ये कंपेयर किया गया भाई तीनों स्टेट्स को। जैसे बिहार को हम एक माना जाता है कि ये एक बैकवर्ड स्टेट है। ओ यार सॉरी, आपको तो देख ही ना ब्रो, आप देखिएगा। जैसे अब पंजाब में बता दिया मैंने। केरला में कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे भाई लिटरेसी ज़्यादा है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ के लोगों को पता है कि अपने चिल्ड्रन को कैसे हमें मतलब उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि दे हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू मैनेज। वहाँ का जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी पंजाब मतलब अच्छा है वहाँ की, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई पड़ी है भाई। ज़्यादातर लोग सेम अमाउंट ऑफ इनकम ही कमाते हैं, मतलब मिलती जुलती, सेम नहीं जैसे कि भाई वो बंदा 50,000 कमा रहा है तो वो भी 50,000 कमाएगा, मतलब उसके आसपास। कहने देखो, पंजाब में पर कैपिटा इनकम बेशक ज़्यादा है, लेकिन भाई बाकी जो तीनों फैसिलिटीज़ है उसमें ये लैक करता है केरला में देखो पर कैपिटा इनकम कोई मतलब 2003 के हिसाब से देखा जाए तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो बाकी बहुत अच्छी हैं। लेकिन पंजाब में यू कैन सी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा, लेकिन इट लैक्स इन दीज 3 टर्म्स। बिहार में तो तीनों में ही गया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 60, लिटरेसी रेट 47, नेट अटेंडेंस रेशियो 41 और पर कैपिटा इनकम भी कम। देखो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे समझाया, देखो समझने की कोशिश करो। पर कैपिटा इनकम को इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि केवल पर कैपिटा इनकम को देख के ही नहीं किसी कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री कहो। सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही एक सोर्स नहीं यूज़ होना चाहिए डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए किसी कंट्री की। अब कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। लॉन्गेविटी मतलब कितने साल कोई बंदा जिएगा। अब मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरे जो मोबाइल में स्टोरेज है वो कम है और सिर्फ 1 घंटे की या 55 मिनट की वीडियो शूट हो सकती है। लॉन्गेविटी मैंने क्या कहा कि मतलब कितना बंदा एक मतलब जिएगा कितने साल। लॉन्गेविटी मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक एक्सपेक्टेशन कितना बंदा कितना जिएगा।
Longevity means life expectancy in years of the people of country. The greater the life expectancy, the more developed the country is. जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की होगी उतनी ज़्यादा उस कंट्री को डेवलप माना जाएगा. कैसे? एग्जाम्पल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया 64 ईयर्स. एवरेज बंदा 64 साल जीता है इंडिया में, लेकिन कंट्रीज लाइक जापान में 71 ईयर्स. जापान इज डेवलप कंट्री देन इंडिया. एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब कितने लोग एजुकेशन को मतलब अटेन कर रहे हैं, कितने लोगों को एजुकेशन प्राप्त हो रही है. नॉलेज इज द सेकंड क्राइटेरियन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू द एजुकेशन अटेन्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ऑन एन एवरेज बेसिस. समझ आ गए? ये सिंपल सी टर्म्स है, एक बार डेफिनेशन ही पढ़ोगे समझ आ जाएगा. रियल पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब, पर कैपिटा इनकम तो पता चल गया, लेकिन रियल पर कैपिटा इनकम, असली में पर कैपिटा इनकम क्या हुई कि कितना बंदा कितने पैसे कमा रहा है पर बंदा. यहाँ पे पढ़ो, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम is the true indicator of human development though it has many limitations. कि पर कैपिटा इनकम की भाई लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन उसी को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है. पर कैपिटा इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट बहुत सब मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट वही है. लेकिन सिंपल सी बात पूरे चैप्टर की ये है कि केवल पर कैपिटा इनकम ही नहीं है. पर कैपिटा इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अकेला वही नहीं है. समझ आई बात? अब आगे बढ़ आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये हम कई पुरानी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक को. इस टॉपिक की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. मतलब डेवलपमेंट कीजिए, आप सुधार कीजिए